हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिमरन है और आप सभी का मेरे चैनल लीगल रुख पे स्वागत है। आज हम अपनी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की कैटेगरी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इंटरनेशनल कस्टम। अगर आपने इससे पहला टॉपिक इंटरनेशनल कन्वेंशन एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ मेरी पहले वाली वीडियोस को रेफर करें। तो चलिए हम अब अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है इंटरनेशनल कस्टम्स। इंटरनेशनल कस्टमरी नॉर्म जिसको हम इंटरनेशनल कस्टम्स भी बोलते हैं, इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसका मतलब है कि जो आपका इंटरनेशनल कस्टम्स है वो इंटरनेशनल कन्वेंशन से भी पहले आपके पास इंटरनेशनल लॉ पे थी। तो सबसे पहले अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़े कस्टम का तो हमेशा हमारे पास हैबिट होती है। When state perform this habit uniformly and consistently, it becomes a usage. And once this usage get a force of law, it becomes a custom. आप हमेशा देखेंगे कोई भी कस्टम में साइकिल हमेशा ऐसे ही चलेगी। सो आइए पढ़ते हैं। When states in their international relations start behaving in a particular way in certain circumstances, it is expected that in the similar circumstances they will behave in a same way and this is called usage। अगर कोई भी स्टेट पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में एक ही तरीके से बिहेव करती है तो हम हमेशा ये समझ के चलते हैं कि वैसे वैसे सर्कमस्टांसेस में सिमिलर सर्कमस्टांसेस में वो उसी तरीके से बिहेव करेगी और उस चीज़ को या उस प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं, हैबिट को क्या कहते हैं, यूसेज। And when this usage receives the general acceptance of recognition by the states in their relation with each other, they develop a conception that such habit or behavior has now become a right as well as an obligation of a state। जब भी यूसेज को कोई भी स्टेट्स या इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट्स जर्नली एक्सेप्ट कर लेती हैं, जर्नली रिकॉग्नाइज कर सकती हैं as a habit or behavior that has now become a right or obligation, then in that time that usage becomes a custom। ऑलराइट, अब आता है हमारे पास इंग्रेडिएंट्स और एलिमेंट्स ऑफ कस्टम। जब हम अपने डोमेस्टिक लॉ में भी कस्टम पढ़ते हैं तो हम उनके इंग्रेडिएंट्स में लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी को हमेशा एक एसेंशियल फीचर मानते हैं कस्टम का। तो आइए देखते हैं इंटरनेशनल कस्टम में भी हम यही मान के चलते हैं कि कुछ सिचुएशन अलग है। एज फार एज आर्टिकल 38 इज कंसर्न, जो हमने पहले अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा है, वो आईसीजे को डायरेक्ट करता है कि आपको अप्लाई करना है इंटरनेशनल कस्टम एज एन एविडेंस ऑफ जर्नल प्रैक्टिस एक्सेप्टेड एज अ लॉ। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के बारे में या लॉन्ग ड्यूरेशन के बारे में कोई भी एम्फेसिस या कुछ भी उन्होंने आर्टिकल 38 के बारे में लिखा नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या क्रक्स निकाल सकते हैं कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट? It is important that the practice of states accepting the practice concerned as a law, जो आपकी प्रैक्टिस है स्टेट की वो स्टेट एक्सेप्ट करें एज अ लॉ। हमने यही देखना है, वेदर इट हैज अ लॉन्ग ड्यूरेशन और अ शॉर्ट ड्यूरेशन, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट बिकॉज देयर हैव बीन कस्टम्स जो शॉर्ट ड्यूरेशन में भी एमर्ज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्टम रिलेटेड टू sovereignty over airspace or sovereignty over the continental shelf। नाउ द सेकेंड इंग्रेडिएंट इज ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन कंसिस्टेंसी। यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब होता है? एक रूपता, एक ही तरीके से परफॉर्म किया जाना चाहिए उस प्रैक्टिस को। और कंसिस्टेंटली क्या होता है? कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करा जाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक प्रैक्टिस को आप अभी परफॉर्म करें और कुछ को फिर 7-8 साल बाद परफॉर्म करें। कंसिस्टेंटली होना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं कि एक रूपता होनी चाहिए, एक ही तरीके की प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, तो वो कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी की बात नहीं करते, सब्सटेंशियल यूनिफॉर्मिटी भी चलेगी, 19-20 भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है दैट इज असाइलम केस, जो था कोलंबिया और पेरू के बीच में। यहाँ पे हुआ क्या था, अगर ये पेरू कंट्री है तो यहाँ पर कोलंबियन एम्बेसी थी जिन्होंने एक पॉलिटिकल लीडर को, दैट वाज विक्टर रॉल्फ हया डे ला टोरे, बहुत लंबा नाम है, आप विक्टर रॉल्फ ही याद रखिए। वो एक पेरूवियन नेशनल थे, पॉलिटिकल लीडर थे, उनको इन्होंने असाइलम ग्रांट करा था, जिनके खिलाफ क्या आरोप थे? दैट दे हैव इंस्टिगेटेड अ मिलिट्री रिबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तब जब ये मैटर कोर्ट के पास गया तो कोलंबिया ने ये आर्ग्यू किया कि लैटिन अमेरिकन स्टेट्स हैं, उनके
आपस में एक रीजनल कस्टम है जहां पर वो डिप्लोमेटिक असाइलम दे सकते हैं इन पॉलिटिकल केसेस। डिप्लोमेटिक असाइलम हम बोलते हैं जब आप असाइलम एम्बेसी में देते हैं। जब आप किसी कंट्री में असाइलम देते हैं तो हम उसे टेरिटोरियल असाइलम कहते हैं। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि ये जो कस्टम है वो हमने हवाना कन्वेंशन में और मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में भी रिफ्लेक्ट करा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट क्या कहता है, आइए देखते हैं। कोर्ट ये कहता है कि जो इंटरनेशनल कस्टमरी लॉज है वो इंक्लूड करते हैं ना सिर्फ जनरल कस्टमरी नॉर्म को बट ऑल्सो रीजनल और बायलेटरल कस्टम्स को। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने क्या देखनी है कि कस्टम्स में कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है कि नहीं है और उसके पीछे ओपिनियो जूरिस है कि नहीं है। ओपिनियो जूरिस क्या होता है वो हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस केस में कोर्ट ने क्या फाइंड आउट किया कि द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग असाइलम वाज नीदर कंसिस्टेंट और नॉर यूनिफॉर्म अक्रॉस लैटिन अमेरिकन रीजन। जो आप प्रैक्टिस की कोलंबिया आर्ग्यू कर रहा था वो ना तो कंसिस्टेंट था ना ही यूनिफॉर्म था, और वहां पे जितनी भी लैटिन अमेरिकन स्टेट्स थी या कंट्रीज थी उनके डिफरेंट व्यूज थे इस मैटर को लेके। ठीक है। सो सिंस देयर वाज इनसफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम दैट रीजनल कस्टमरी लॉ एग्जिस्टेड दैट mandated the granting of asylum and the provision of safe passage in case of दिस असाइलम केस। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि इनके पास इनसफिशिएंट एविडेंस है, ना ही तो वो कंसिस्टेंट है ना ही वो यूनिफॉर्म है, तो वो कस्टम कस्टम ही नहीं है। इसलिए क्या जो इनका ये आर्ग्यूमेंट था वो रिजेक्ट कर दिया था कोर्ट ने। The another landmark case is of military and paramilitary activities in and against Nicaragua. अब निकारागुआ एक कंट्री है जो यूएसए के साथ लगती है। तो निकारागुआ और यूएसए के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट था। वाई? बिकॉज निकारागुआ government and Contras rebels they were against each other, and जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स था वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली निकारागुआ में कॉन्ट्रा रीबिल्स को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है। दे वर एक्चुअली डूइंग एक्टिविटीज अगेंस्ट द निकारागुआ सॉवरेनिटी सिंस दे वर सपोर्टिंग दिस ग्रुप ऑफ रिबल्स। ठीक है। तो निकारागुआ ने इसे एज अ ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ माना था। वाई? because they said that they were acting against the principle of non-intervention and the prohibition of the use of force. According to these principles, आप किसी भी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवेंशन नहीं कर सकते और किसी भी कंट्री के अगेंस्ट आप फोर्स यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यूएसए ने आर्ग्यू किया था कि सिंस दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस्ड बाय द स्टेट्स तो इसलिए इसको कस्टम नहीं मानना चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट से कोर्ट ने कंसिडर इसको नहीं करा था, उन्होंने रिजेक्ट करा था कि जो यूएसए कहता है कि जो कस्टम्स होते हैं उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रैक्टिस होती है दैट मस्ट बी इन रिगोरस कंफर्मिटी विद द रूल। ठीक है। उन्होंने कहा था कि इन ऑर्डर टू डिड्यूस द एग्जिस्टेंस ऑफ कस्टमरी रूल्स, अगर आपने कस्टम को डिड्यूस करना ही है तो ये सफिशिएंट है कि जो कंडक्ट ऑफ द स्टेट है वो इन जनरल, ठीक है, नॉट रिगोरसली बट इन जनरल इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद दैट रूल। ठीक है। अगर कोई इंस्टांसेस हो भी जाते हैं जिसमें स्टेट का जो कंडक्ट है दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द रूल हेयर विद द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन और प्रिंसिपल ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ फोर्स, तो उसको जनरली कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए? एज अ ब्रीच ऑफ दैट रूल। ऐसे नहीं देखना चाहिए कि एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ऐसे देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर कस्टम का क्या हुआ है, ब्रीच हुआ है। जो हमारा थर्ड एसेंशियल है वो बात करता है जनरलिटी ऑफ प्रैक्टिस की। ठीक है। अब जो कस्टम है वो यूनिवर्सलिटी ऑफ प्रैक्टिस में जो है वो नेसेसरी नहीं है। हमें पर्टिकुलर प्रैक्टिस के लिए हमने क्या देखना है कि दैट इज जनरली ऑब्जर्व्ड एंड रिपीटेड बाय न्यूमरस स्टेट। सो अगर सपोज हाइपोथेटिकली 90% ऑफ द कंट्रीज दे आर फॉलोइंग द सेम प्रैक्टिस, देन इन दैट केस वी कैन से दैट देयर इज जनरलिटी ऑफ practice. Now the last essential ingredient is the fourth one, that is opinio juris ad necessitatis. इसका क्या मतलब होता है? Backed by necessity and law. जो आपका आर्टिकल 38 है वो बात करता है इंटरनेशनल कस्टम की, that should be the evidence of general practice accepted as a law. These three words are very important और ये हमारा principle of opinio juris को अट्रैक्ट करता है। ये कहता है कि नो मैटर आपके
पर्टिकुलर प्रैक्टिस जनरल है, कंसिस्टेंट है, यूनिफॉर्म है और इट इज जनरली प्रैक्टिस्ड बाय न्यूमरस स्टेट, इट डजंट मैटर, इट डज नॉट बिकम एन इंटरनेशनल लॉ अनटिल एंड अनलेस आपका ओपिनियो जूरिस प्रेजेंट हो। ओपिनियो जूरिस का मतलब क्या मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर प्रैक्टिस स्टेट्स के द्वारा ऐसी रिकॉग्नाइज्ड की जानी चाहिए जैसे कि वो पर्टिकुलर प्रैक्टिस उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेटरी है, और अगर वो इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो वो वायलेट करेंगे इंटरनेशनल लॉ को। तो इससे रिलेटेड हमारे पास इंपॉर्टेंट केस है नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस, जो 3 कंट्रीज के बीच में था, और हमने ये वाला केस अपने इंटरनेशनल कन्वेंशन की वीडियो में भी पढ़ा है। यहाँ पर जर्मनी है जिसका कॉनकेव कोस्ट लाइन है, ये डेनमार्क है जिनका कॉनकेव कोस्ट लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर बात चलती है आपकी नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। जब इन तीनों में कॉन्टिनेंटल शेल्फ का डिस्ट्रीब्यूशन होना था तो जो आपकी नीदरलैंड्स थी और डेनमार्क थी, दैट वाज पार्टी टू 1958 जिनेवा कन्वेंशन। तो उन्होंने कहा था कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। लेकिन हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि अगर इन दोनों का शेयर इक्वी डिस्टेंस प्रिंसिपल से इधर आ रहा था तो जर्मनी का शेयर बहुत पीछे रह जा रहा था इक्वी डिस्टेंस प्रिंसिपल से। जर्मनी ने ये कंटेंट किया कि वो क्या है, कन्वेंशन के पार्टी तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो नीदरलैंड है और डेनमार्क है उन्होंने क्या कहा कि इवन दो जर्मनी वाज नॉट पार्टी टू 1958 जिनेवा कन्वेंशन, बट स्टिल इक्वी डिस्टेंस प्रिंसिपल इज अ कस्टम एंड इट मस्ट बी फॉलोड बाय जर्मनी। लेकिन आईसीजे ने क्या रूल करा था कि जो आपका इक्वी डिस्टेंस प्रिंसिपल है वो कस्टमरी नहीं है, दैट इज नॉट अ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ एंड जर्मनी इज नॉट बाउंड बाय इट। व्हाई? बिकॉज इट लैक्ड द नेसेसरी नॉर्म क्रिएटिंग करेक्टर। इसका मतलब क्या था कि इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल में ओपिनियो जूरिस नहीं था, the countries was not following it as an obligation and that is the reason why Germany is not bound by it। अगर अगर तीनों कंट्रीज में डिलिमिटेशन होना चाहिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ में तो वो किस बेसिस पे होना चाहिए, इक्विटेबल प्रिंसिपल पे होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको दूसरे फैक्टर भी कंसिडर करने पड़ेंगे जैसे ज्योग्राफी ऑफ अ कोस्ट लाइन एंड नेचुरल प्रोलॉन्गेशन भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फोर्थ एसेंशियल इंग्रेडिएंट। हमने अपने इंटरनेशनल कस्टम में क्या पढ़ा, हमने एसेंशियल कंडीशंस के बारे में पढ़ा कि जब ड्यूरेशन की बात आती है तो इंटरनेशनल लॉ में यूजुअली लॉन्ग ड्यूरेशन पर ही इंटरनेशनल कस्टम बनता है, लेकिन हमने इंटरनेशनल लॉ में ऐसे भी कस्टम्स को देखा है जो शॉर्ट ड्यूरेशन में आपके सामने आए हैं, जैसे कि सॉवरेनिटी ओवर योर एयर स्पेस एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दूसरा, जब हम यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो वो जर्नली होनी चाहिए, रिगोरसली नहीं होनी चाहिए। जब हम जनरलिटी की बात करते हैं तो वो जनरलिटी ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए, यूनिवर्सलिटी ऑफ प्रैक्टिस इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर इंटरनेशनल कस्टम। और लास्ट इंग्रेडिएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक कस्टम के पीछे ओपिनियो जूरिस होना चाहिए, मतलब इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट्स एज एन ऑब्लिगेशन अपॉन देम टू फॉलो। जब ये 4 कंडीशंस आपकी पूरी हो जाती हैं तब आपकी जो यूसेज है वो कस्टम बन जाता है एंड इट बिकम्स एप्लीकेबल इन योर इंटरनेशनल लॉ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू।